हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह फरवरी आपको पीछे दिख रहा होगा। और हम लोग जनवरी का करंट अफेयर्स पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और मैं विवेक कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह फरवरी के महत्वपूर्ण घटनाएं टॉपिक वाइज आप यहाँ पे पढ़ेंगे और आपको ये मिलने जा रहा है करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसी श्रेणी में ये दूसरा वीडियो है हमारा, है ना। और पहला टॉपिक हमारा केंद्र और राज्यों के फैसलों से है। क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ठीक है, सबसे ज्यादा लागू किया गया अभी तक मणिपुर में। ऐसा क्वेश्चन एक सीजीपीएससी में अभी तक पूछा गया था, सबसे ज्यादा बार कहाँ कहाँ लागू किया गया था, इस सबसे क्रम में पूछा गया था। तो मणिपुर में लागू किया गया था और वहां पे मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा हो गई थी। ये बहुत पुराना मुद्दा है। तो ये क्वेश्चन उसके बाद फिर वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा भी दिया था। ठीक है, 13 फरवरी 2025 को वहां पर राष्ट्रीय शासन लगा था जब, ठीक है, वहां पे हिंसा हुई थी। तो उस हिंसा से निपटने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया और पद एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार राष्ट्रीय शासन कहाँ कहाँ लग चुका है। सबसे ज्यादा लगा है मणिपुर में, उसके बाद लगा है उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर में। ठीक, कम से कम टॉप के 4 याद आपको होने चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे कूट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीपीएससी में अभी तक। ठीक है, सबसे ज्यादा मणिपुर, उसके बाद यूपी, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर। ठीक, और सबसे कम हमारे छत्तीसगढ़, अभी तक एक बार भी नहीं लगा। अगर पूछेगा कहाँ लगा तो छत्तीसगढ़ में लगा है। ठीक है, सबसे लंबी अवधि के लगा था जम्मू कश्मीर में 18 जुलाई 90 से अक्टूबर 96 तक। ठीक है, तो बाद फिर पंजाब में लगा था 87 से 92 तक के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछेगा कहाँ लगा था तो जम्मू कश्मीर में लगा था। ओके, चलिए, पुडुचेरी में लगा था 74 से 77 तक। सबसे ज्यादा लगा था आपके जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर के बाद आपका लगा था पंजाब में, उसके बाद आपका पुडुचेरी में। राष्ट्रीय शासन क्या होता है ये पूरा बताया गया है। आप इस करंट अफेयर के पीडीएफ को टेलीग्राम से हमारे प्राप्त करेंगे। हमारा टेलीग्राम है गोटूल एकेडमी बिलासपुर के नाम से टेलीग्राम है, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप टच करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अगला क्वेश्चन, ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया है। इस बिल को कौन से बिल किया गया है, किस बिल को रिप्लेस करेगा? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इनकम टैक्स एक्ट 1961, संपत्ति कर अधिनियम 1957, इंटरेस्ट टैक्स एक्ट 1974। सही आंसर है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो था वो पुराने बिल को, इस बिल को रिप्लेस करेगा। इसका नया नाम होगा इनकम टैक्स बिल 2025। ये पहले नाम था आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको चेंज कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट बिल 2025 के नाम से अब नया आ रहा है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? ठीक है, इनकम टैक्स बिल में क्या नया होगा? तो पहले इसका नाम था इनकम टैक्स एक्ट, अब नाम हो गया है आपका इसका नाम हो चुका है टैक्स इनकम टैक्स बिल 2025। ठीक है, पिछले वर्ष का प्रयोग किया था, अब कर वर्ष का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पहले का प्रयोग किया था पिछले वर्ष का, अब प्रयोग किया जा रहा है कर वर्ष का। इसमें 298 धारा है, 536 धारा हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की? तो ये दूसरी राजधानी है डिब्रूगढ़। असम की राजधानी क्या थी? गुवाहाटी थी, कई लोग को पता नहीं होगा। असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी है। दूसरी राजधानी क्या है? डिब्रूगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वायरस या बीमारी से। क्वेश्चन है ऑन्कोसेरसियासिस यानी इसे बोलते हैं रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो पहला अफ्रीकी देश है नाइजर। नाइजर जो ऐसा देश है जो ऑन्कोसेरसियासिस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्ति से, केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को। इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। सेबी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ है? नाम है तुहिन कांत पांडे। ठीक है, पहले अजय त्यागी थे। तो ये सेबी के बारे में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रेखा गुप्ता। ठीक है, याद रहेगा।
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, ये भी सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है नियुक्ति से। ठीक है, इसलिए दिया गया है। सैन्य अभ्यास, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास। हाँ, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? तो होता है धर्म गार्जियन। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? धर्म गार्जियन। पहली क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। तो इसका छठा संस्करण फरवरी मार्च में कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना, पहला भारत और जापान में संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? धर्म गार्जियन। और इसका 6th संस्करण हुआ है फरवरी मार्च के बीच। और ये हुआ क्या है? तो हुआ है ईस्ट फुजी मैनुअर प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखना भारत और जापान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। इसका 6th है ना वर्जन हुआ है, छठा संस्करण। अरे हुआ है आपके ईस्ट फुजी मैनुअल प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण इस बड़े तथ्य बारे में दिया हुआ है कि इसका भारत जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? धर्म गार्जियन है, जो थल सेना के साथ होता है। और जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स जिसको बोलते हैं वो नेवी के साथ होता है। देखो, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मल्टी सेक्टरल, ए फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, जापान इंडिया मल्टी सेक्टरल एक्सरसाइज, और ये होता है नेवी के साथ। ठीक है, याद रहेगा, होता है नेवी के साथ, याद रखिएगा। जे से जापान, आई से इंडिया। ठीक है, एम से मल्टी सेक्टरल, ई एक्स से क्या होता है? एक्सरसाइज। जापान इंडिया मल्टी सेक्टरल एक्सरसाइज, ये होता है नेवी के साथ। जब थल के साथ होता है उसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। ठीक है, जब नेवी के साथ होगा उसका नाम क्या है? जिमेक्स। और मालाबार अभ्यास होता है आपके बाजा बजाया था, बाजा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के संयुक्त अभ्यास होता है, इसका नाम क्या है? मालाबार अभ्यास। मालाबार कोस्ट में होता है इसलिए बोलते हैं मालाबार अभ्यास। ठीक है, कोरोमंडल तट है और मालाबार तट है। ठीक है, भारत के समुद्री हमेशा इसको बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है, और इसको बोलते हैं मालाबार तट। तो इस एरिया में जो अभ्यास होता है 4 देश के साथ, उसको बोलते हैं मालाबार अभ्यास। उसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 4 देश होते हैं इसलिए नाम बता दिया हूँ बाजा। बाजा क्या होता है? इधर क्या कौन इधर बजता है आपका? बाजा। याद रहेगा, मालाबार में क्या बजता है? बाजा। ठीक है, मालाबार में बाजा बजता है। ठीक है, और जिमेक्स याद रखिए, रटना नहीं है। जापान इंडिया मल्टी सेक्टर एक्सरसाइज ये नेवी के साथ होता है, और धर्म गार्जियन थल सेना के साथ होता है। तो ये अब जापान के साथ होने वाले अब एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत मिस्र के बीच ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन 3। तो आप याद रखना कि भारत और मिस्र के बीच कौन सा अभ्यास होता है? भारत और मिस्र होता है साइक्लोन 3। अब ये कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है आपके राजस्थान में। ठीक है, तो भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 3 नामक का अभ्यास होता है, और ये हुआ है राजस्थान, भारत में। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहले बात याद रखना, भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? एक्वेरिन। ठीक है, याद रहेगा, भारत और मालदीव के बीच क्या होता है? एक्वेरिन। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? माफिलाफुशी मालदीव में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये जगह ना पूछ करके आजकल ये पूछ दे रहा है कि ये अभ्यास का नाम क्या है। तो भारत और मालदीव के बीच जो अभ्यास है उसका नाम क्या है? एक्वेरिन। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, बजट से क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर है 50 लाख करोड़। ठीक है, यह देश का 6वां पेपरलेस बजट था, और राजस्व प्राप्ति लगभग 34 लाख करोड़ थी, और पूंजीगत प्राप्ति 16 लाख करोड़। ठीक है, और नोट क्या है? पिछले वित्तीय वर्ष से यह अनुमानित आय में लगभग 48 लाख करोड़ तय की गई थी। हालांकि संशोधित अनुमान 47 था। इतना हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। सरकार को टैक्स दे इसका इनकम प्राप्त हो रहा है, ये सब आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था ऊपर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा दिया हुआ, बजट में खर्च कितना हुआ, राजस्व खर्च कितना है, पूंजीगत खर्च कितना है, ये सारा चीज दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, है ना, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी कितना % रखा है? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बजट से है तो ये है। तो ये है आपका 4.4%। सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू डेफिसिट को क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल 2023 वाले पीएससी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बजट में कितने % राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है? तो रखा गया है 4.4%, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
आपके के अनुसार केंद्रीय बजट का नया मुख्य विषय क्या है? तो बजट का मेन थीम क्या है? मेन थीम है सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का, सबका विकास इसका मेन थीम है। ठीक है, थीम क्या रखेंगे? और डेफिसिट कितना है? 4.4%। याद रहेगा, 4.4% इंपॉर्टेंट है, उसको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लीजिए, वित्त मंत्री ने विकसित भारत के साथ व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया, गरीबी से मुक्ति, ये सारा दिया हुआ, इन सब चीजों का उल्लेख है। ठीक है, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं होनी चाहिए, 7% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार होना चाहिए, बेहतरीन सस्ती सर्वसुलभ स्वास्थ्य होना चाहिए सबके पास, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का उल्लेख किया गया बजट में। विकसित भारत कृषि की यात्रा के इंजन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट है, पहला इंजन है कृषि, दूसरा इंजन है एमएसएमई, है ना, माइक्रो एमएसएमई है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तीसरा इंजन है निवेश और चौथा निर्यात। तो 4 इंजन है विकसित भारत, पहला कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 इसके क्या है? विकसित भारत के इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस से, किस देश में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का चौथा स्क्वाड्रन भारत को वर्ष 2025 के अंत तक मिलेगा? तो ये सही आंसर इसका है आपका रूस। तो याद रखिएगा, S-400 डिफेंस सिस्टम किसका है? रूस का। यही वो डिफेंस सिस्टम है जिससे हाल ही में पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तब इस डिफेंस सिस्टम का भरपूर प्रयोग किया गया था, याद रहेगा। तो ये S-400 का 5वां और अंतिम स्क्वाड्रन 2026 तक मिलने की उम्मीद है, और ये किसका है? रूस का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से हम लोग अभी ऑपरेशन सिंदूर हम लोग किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के किससे किए थे? आपके ऑपरेशन सिंदूर हुआ था आपका इसी से। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पूर्व मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो भारतीय सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है विजय दुर्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। नाम चेंज करना बहुत फेमस है इन लोग। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल, ठीक है, के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT 36 का नाम बदलकर क्या कर दिया? इसका नाम है यशस। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जेट ट्रेनर का नाम चेंज कर दिया गया है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी 2025 में यहलंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु, तो पहली बात याद रखना कि यहलंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है? तो यहलंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु पर एरो इंडिया के कौन से संस्करण का उदाहरण दिया? तो यहलंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में है, जहां पर एरो इंडिया का संस्करण का उद्घाटन हुआ, और संस्करण था 15वां। ठीक है, तो याद रखना कि यहलंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है? बेंगलुरु में, इसका 15वां संस्करण उद्घाटन हुआ। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है, इसका नाम क्या है? आपका यहलंका एयरफोर्स स्टेशन में। ठीक है, एरो इंडिया। ठीक, इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी तक किया गया, और यहलंका एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ये। इस कार्यक्रम का थीम था रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक, याद रहेगा, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी इसका मेन नाम था। 10 से 12 फरवरी को व्यावसायिक दिवस के रूप में आरक्षित किया गया, जबकि 13-14 फरवरी को आम लोगों के लिए शो देखने के लिए मिला। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेंट से। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स, ठीक, इंपॉर्टेंट है। भारत टेक्स को कहाँ यूज किया गया? तो भारत टेक्स हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, टेक्स से टेक्सटाइल होता है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा इंडस्ट्री से बोला जाता है। ठीक है, तो भारत टेक्स का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। इस इवेंट का आयोजन 14-17 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम किया गया है। भारत मंडपम भी बनाया गया है केवल क्या करने के लिए? इन सब चीजों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यूएसए चाइना में एआई टकराव के बीच पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की? तो फ्रांस। यूएसए चाइना में एआई टकराव चल रहा था उस समय, भारत ने फ्रांस से मिलकर करके ये एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन फरवरी में किसने किया? तो पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया जी ने। ठीक है, मनसुख मंडाविया कौन है? अभी श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं और युवा मामले के खेल मंत्री। याद देखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मनसुख मंडाविया वर्तमान में कौन से मंत्री है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्री, साथ साथ युवा मंत्री और खेल मंत्रालय भी है इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बीमस्टेक के बारे में क्या है, पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बंगाली खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन इसका मेन है, पूरा नाम है, पूछ सकता है एग्जाम में। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, 7 सदस्य देश हैं, भारत के 7 पड़ोसी राज्य ही हैं, इसके देश ही हैं। बीमस्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शामिल है, जो कि दुनिया का लगभग 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आसपास देश में रहती है। इसका लक्ष्य है दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक संगठन के रूप में काम करना, दक्षिण और पूर्वी एशिया के बीच में, ठीक है। इस संगठन गठन 1997 में बिस्टेक के रूप में हुआ था, बाद में भूटान और नेपाल शामिल होने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया बिमस्टेक। इसका उद्देश्य क्या है, बंगाल की खाड़ी के साथ दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग स्थापित करना, ठीक है, नाम से इसका उद्देश्य है। किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, इसका नाम क्या है, आदि महोत्सव। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का नाम क्या है, आदि महोत्सव, याद रहेगा। आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो मोदी जी ने किया, सॉरी राष्ट्रपति ने किया है, और ये कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन 16 से 24 फरवरी को हुआ है और उद्घाटन किया है नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लिखा हुआ है आपके, है ना, डिटेल। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किसकी झांकी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कैटेगरी में जजों द्वारा पहला पुरस्कार मिला, तो जो झांकी निकलती है उसको पहला पुरस्कार किसको मिला है, यूपी को। और यूपी का पहला झांकी का था, इसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इस झांकी में महाकुंभ की प्रस्तुति की गई थी। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किस झांकी को केंद्रीय मंत्रालय विभागों की कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन जनवरी फरवरी में किस राज्य में किया गया, तो सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया है आपके हरियाणा में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से, और इसका खेल से पहला क्वेश्चन है, यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए, तो ये बल्लेबाज है विराट कोहली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, खेल से क्वेश्चन पूछता है, तो देखिएगा 14,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं, विराट कोहली। और यह रिकॉर्ड कहाँ बनाया विराट कोहली ने, 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में बनाया, ठीक है। इसके पहले सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 18,000 रन बनाया था, और श्रीलंका के कुमार संगकारा, तो ये तीसरे बल्लेबाज हैं। तो तेंदुलकर और संगकारा के बाद ऐसा करने वाले ये तीसरे बल्लेबाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये भी कौन है, विराट कोहली हैं, हमारे वीरू भैया, ठीक है। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले हैं। 23 फरवरी को उनके 2025 में उनके 158 कैच हो चुके हैं, और इस रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर बन गए हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिसके 156 कैच है। सबसे ज्यादा बल्लेबाज, सबसे ज्यादा तेज रन बनाने वाले, 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली, तेज फास्टेस्ट में विराट कोहली ऐसे तीसरे नंबर पर हैं, चाहे सचिन के बाद और संगकारा के बाद, और कैच में भी आपका विराट कोहली, ठीक है, 158। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये उत्तराखंड में हुआ है, क्वेश्चन पूछा भी गया हाल ही एग्जाम में। नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया उत्तराखंड में, और ये कब से कब हुआ, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ था, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ था। कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था, ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है देहरादून में, याद रखिएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, देहरादून में, वहीं हुआ था। 35 खेल प्रतिस्पर्धा में 10,000 एथलीट शामिल हुए थे, और 37 राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ था, 38वां उत्तराखंड में। नेक्स्ट होगा वो मेघालय में होगा। नेशनल गेम्स पहली बार 1924 में ब्रिटिश भारत के लाहौर में हुआ था। इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में जाना जाता है। 1940 में टूर्नामेंट का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। याद रखिएगा, ये सब मीन्स के से पेपर 7 पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट है। जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो आप, हर पेपर के हिसाब से रिलेट कर लिया करो। यहाँ पे मेंस के रिलेटेड जो भी चीज होती है यहाँ पे दी हुई होती है, ठीक है, आपके पेपर के मेंस रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब लखनऊ में 1948 में आयोजित हुआ। इसका आयोजन भारतीय ओलंपिक समिति करता है, और भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, पीटी उषा जी हैं, ठीक है। याद रहेगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए तो है ही है लिखने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स की पदक तालिका में किस राज्य के प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो टॉप स्थान प्राप्त किया सर्विसेज। सर्विसेज मतलब होता है कि सरकार में जो भी डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट में मिलकर के कोई गेम जीता है, उसको बोलते हैं सर्विसेज। सर्विसेज टीम ने 38 नेशनल गेम्स में ओवरऑल चैंपियन के लिए राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी, ठीक है, इसमें जो मिलता है सबसे बेस्ट ट्रॉफी, इसका नाम क्या है, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी अपना नाम कर लिया है। और इसके साथ उन्होंने 68 गोल्ड
26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 38 नेशनल गेम्स का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था मौली, और मौली एक पक्षी बताया था मैंने पिछले वीडियो में। कभी भी भारत में कोई गेम होगा उसका शुभंकर कोई ना कोई एक पशु या पक्षी होगा, ठीक है। मौली का नाम उत्तराखंड के राज्य के पक्षी हिमालयन मोलांग के नाम पर रखा गया है, ठीक है। वो चमकीले रंग, सुंदरता, ताकत के लिए जाना जाता है। 37 नेशनल गेम्स का शुभंकर था मोगा, जो कि एक बाइसन था, ठीक है, गो जातीय जीव, गोवा का। 38 नेशनल गेम्स की थीम क्या थी? तो 38 नेशनल खेलों की थीम थी आपका ग्रीन गेम्स, ठीक है, ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नेशनल गेम्स का गान क्या था? तो इसका गान क्या था? इसका गान था संकल्प से शिखर तक, याद रखेंगे। इसका गाना क्या था? संकल्प से शिखर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, तो 39 नेशनल गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? आपका मेघालय, याद रहेगा। 39 नेशनल गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मेघालय करेगा, बता चुका हूँ। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन फरवरी मार्च में 2027 में होने वाला है, हर 2 साल में होता है, ठीक है। तो ये होगा मेघालय में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कहाँ होता है पूछा जाता है, तो मेघालय में होगा और फरवरी मार्च में 27 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम का नाम बताया। तो विजेता टीम है भारत, ठीक है। अभी हर मैच पे कौन जीत रहा है? भारत ही जीत रहा है। तो लगातार आईसीसी अंडर 19, याद रखिएगा, अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, अभी जो नॉर्मल वर्ल्ड कप होता है महिलाओं का, अभी शुरू होने वाला है आज या कल से, ठीक, याद रखिएगा। तो ये अंडर 19 में भारत विजेता है। फिर है अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? तो किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था, ठीक है। अब ये हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में, याद रखिएगा, जगह पूछ देता है कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर मलेशिया में खेला गया था, ठीक है। फाइनल मैच बुयामास ओवल मैदान कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था और भारत ने इसको जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, इंडिया कप्तान कौन है? याद रखिएगा, इंडिया कप्तान अंडर 19 में नाम है निक्की प्रसाद। निक्की प्रसाद इंडिया की कैप्टन है। दक्षिण अफ्रीका का कैप्टन है कायला रेनके, ये पूछ सकता है। 2025 में इसका दूसरा संस्करण हुआ था, 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ था अंडर 19 महिला विश्व कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया? तो सीके नायडू लाइफ टाइम क्रिकेटर पुरस्कार दिया गया है आपके सचिन तेंदुलकर को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। सीके नायडू पुरस्कार। बीसीसीआई ने 23-24 के बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, पॉली उमरिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पॉली उमरिगर पुरस्कार सम्मानित किया गया है आपको जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड क्या है कि 45 टेस्ट में जिन्होंने 205 विकेट लिए हैं, 89 ओडीआई में 149 विकेट लिए हैं और 70 T20 में 89 विकेट लिए हैं। इस आधार पर इनको क्या मिला है? पॉली उमरिगर पुरस्कार सम्मानित किया गया। पॉली उमरिगर पुरस्कार जो होता है सब क्रिकेट का सबसे उच्चतम किसका पुरस्कार होता है? वर्ष के बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए मिला था इंटरनेशनल रूप में पॉली उमरिगर पुरस्कार मिलता है। बीसीसीआई के मेन बड़े पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। बेस्ट क्रिकेटर किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को, और महिला मिला है स्मृति मंधाना को, याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे। जसप्रीत बुमराह को पुरुष के लिए और महिलाओं में स्मृति मंधाना को मिला गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आईसीसी ने किसे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना और टेस्ट टीम की ऑफ द ईयर में नॉमिनेट किया? तो नॉमिनेट किया है आपके जसप्रीत बुमराह को, याद रखेंगे, जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, ठीक है। बुमराह इस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज, याद रखिएगा, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मान पाने वाले पहले भारतीय। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब विजेता, तो ये जो है आर प्रज्ञानंदा ने, इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील मास्टर शतरंज प्रतियोगिता किस जीती है? आर प्रज्ञानंदा ने। हराया किसको है? याद रखिएगा, विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले डी गुकेश को हराया है, ठीक है। हमें तो ऑप्टो ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ये अभी सही हो गया। देखो, इंडिया के दोनों हैं और दोनों ने ही साउथ के हैं, और आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश दोनों तमिलनाडु से, तो एक दूसरे को हराया। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप डी गुकेश को हराया कौन? आर प्रज्ञानंदा, याद रहेगा। तो याद रखिएगा, ये कहाँ आज कहावत भी सत्य होगा, हमें तो औरों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां डी गुकेश था, ठीक है। आर प्रज्ञानंदा खिताब को जीतने के लिए दूसरे भारतीय बन गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड से, एन चंद्रशेखरन के अलावा किस भारतीय को फरवरी 2025 में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान प्राप्त हुआ? और ये मिला है सुनील भारती मित्तल को, एन चंद्रशेखरन के अलावा, ठीक है। ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, केबीई सम्मान बोलते हैं इसको, ठीक है, ये मिला है सुनील भारती मित्तल को,
ठीक है, एयरटेल के है ये। 78वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बॉफ्टा पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे जीता, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है कॉन्क्लेव मूवी ने, ठीक है। नेक्स्ट है 78वें बाफ्टा पुरस्कार में भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया को किस पहली फिल्म को पीछे छोड़कर एमिलिया पेरेज फिल्म ने बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का खिताब जीता। क्या रखा है, एमिलिया पेरेज है ना, इनकी फिल्म था बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए इनको मिला है। तो पायल कपाड़िया को की फिल्म को छोड़ करके इनको मिला है। नाम है इनका ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट, ठीक है, नॉन इंग्लिश फिल्म है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय मूल की वैश्विक व्यापार नेता और संगीतकार, ठीक है, देखिए वैश्विक व्यापार नेता और संगीतकार नाम है चंद्रिका टंडन, इसके एल्बम का नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी के लिए इसको क्या मिला है, ग्रैमी अवार्ड, और ग्रैमी अवार्ड पाने वाली ये चंद्रिका टंडन पहली है शायद, ठीक है। देखते हैं, भारतीय अमेरिकी वैश्विक व्यापार और नेता और संगीतकार का नाम क्या है, चंद्रिका टंडन। नाम पूछ सकता है कि त्रिवेणी पुरस्कार किसको मिला है, चंद्रिका टंडन को। ये कौन सा ग्रैमी अवार्ड होता है, बहुत फेमस अवार्ड है ये। चंद्रिका टंडन को बेस्ट न्यू एज एम्बियंट एट चैट एल्बम कैटेगरी में, इस कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला है। चंद्रिका टंडन परवरिश चेन्नई की हैं और एक पेप्सिको की पूर्व सीईओ है और इंदिरा नूई की बड़ी बहन भी है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे जीता है, एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है बियॉन्से ने, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार सबसे अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार समारोह में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है कोल्ड ड्रिंक ग्लैमर, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक पी के इसको सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार 2025 में से किसे सम्मानित किया गया, तो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पुरस्कार मिला है आपको दूरदर्शन को, ठीक है। दूरदर्शन को लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव का पर्व और देश का गर्व श्रृंखला सहित इसकी कवरेज करने के लिए इसको पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स सूचकांक से दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन करने के लिए सरकार ने वर्ष 2024 में किस किए, जिसका डेटा अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ ने जारी किया। तो किस देश ने किया ऐसा, तो म्यांमार में, ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किया। अभी हाल ही में नेपाल में हिंसा चल रहा है इंटरनेट को शटडाउन करने की वजह से ही। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट अनुसार भारत में 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, तो 84 बार, 84 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन किया गया। इंटरनेट शटडाउन करने की वजह से नेपाल की सरकार गिर गई हाल ही में, जेएनजी प्रोटेक्शन चल रहा है वहां पे। उससे पहले 2024 में 23 में 96 टाइम शटडाउन किए गए थे। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स सीपीआई की रिपोर्ट अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा करप्शन है, सबसे ज्यादा करप्शन है साउथ सूडान में, ठीक है, ये रैंकिंग फर्स्ट में है, ठीक है। आइए भारत की रैंकिंग देखते हैं करप्शन में। करप्शन परसेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग है आपकी 96 नंबर में। पिछले साल हम लोग 39 नंबर पे थे, इससे मतलब हमारे यहाँ करप्शन बढ़ गया है, ठीक है। 39 से 96 में आ गए, ठीक। 2023 में भारत की 93 है, जबकि इस बार की रिपोर्ट में 96 है, तो बढ़ रहा है हमारे करप्शन, और हमारी आप लोग करप्शन बढ़ा रहे हैं जितने भी सरकारी लोग हैं। विज्ञान एवं रिसर्च से क्वेश्चन है, किस संस्था ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया जो 422 मीटर लंबा है, तो ये आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने अमेरिका टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाली बौनी आकाशगंगा की खोज की है, और ये है रागा दीपिका पूचा, याद रहेगा। वैज्ञानिक है भारतीय मूल की, अमेरिकी टीम का नेतृत्व की है और ब्लैक होल वाली बौनी आकाशगंगा की खोज की है। चंद्रयान 3 के रोवर जिसका नाम क्या है, प्रज्ञान, तो पहले याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी गया है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान, से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया है, याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव का, दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत मानचित्र बनाया गया है, वहीं पे उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और किस संस्थान ने मिलकर स्वदेशी एरोस्पेस क्वालिटी वाली शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम क्या है, आइरिस, याद रखिएगा। इसरो और किस संस्थान ने मिलकर बनाया है, तो पहले बात रखना आईआईटी मद्रास ने, इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर बनाया है, और एरोस्पेस क्वालिटी वाले शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है, आइरिस, ठीक है, याद रखिएगा। आइरिस का मतलब होता है इंडिजेनस रिस्क कंट्रोलर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए स्वदेशी रिस्क नियंत्रक है ये, ठीक है, याद रखिएगा। नाम क्या है, आइरिस। आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर के बनाया है, ठीक है, आइरिस, ठीक है। चिप का प्रोसेसर बनाया गया है, इस चिप को नाम दिया है शक्ति, रखिएगा। चिप के प्रोसेसर का नाम क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, चिप के प्रोसेसर का नाम क्या दिया है, शक्ति। प्रोसेसर बेस लाइन में बनाया गया है, यह आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में इनबिल्ट कंप्यूटर सिस्टम तथा विभिन्न डोमेन पर व्यापक तैनाती अनुमति देता है। शक्ति सिस्टम कस्टम प्रोसेसर डिजाइन करने के लिए रिस्क
वी एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, इसका उपयोग करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, शक्ति, और इसका जो बना हुआ है सेमीकंडक्टर चिप, इसका नाम है आइरिस। ठीक है, प्रोसेसर का नाम क्या है, शक्ति। इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछ सकता है। इसरो के चीफ कौन है वर्तमान में, वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन है वर्तमान इसरो के चीफ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष कौन होंगे, तो पहले भारतीय अंतरिक्ष होंगे शुभांशु शुक्ला, वो जाके आ भी चुके हैं। ठीक है, 38 वर्षीय शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सियोम मिशन के लिए 4 पायलटों में से चुना गया है। ठीक है, आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, एक फाइटर पायलट और कॉम्बैट लीडर हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। गगनयान के लिए ट्रेनिंग भी ले रहे हैं वो। एक्सियोम मिशन क्या है, एक्सियोम मिशन तक 4 अंतरिक्ष जाएंगे, जिसमें से एक यात्री इसरो के हैं हमारे। ठीक है, ये नासा का मिशन है। शुभांशु शुक्ला ईएसए से, सल्वालोज उजांस्की और हंगरी अंतरिक्ष केंद्र से, हुनर से, टिबोर कपूर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके याद रखेंगे। 4 लोग गए थे, इसमें से एक इंडिया से थे, इसरो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सियोम मिशन का पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसरो ने अपने 100वें मिशन में GSLV F-14 रॉकेट से कौन सा सैटेलाइट जनवरी 2025 में लॉन्च किया, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो याद रखना, इसरो का 100वां मिशन में GSLV F-14 रॉकेट गया था। ठीक है, और 21 सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा ये सैटेलाइट का नाम क्या है, NVS। ठीक है, NVS मतलब होता है नेविगेशन विद इंडियन कंस्ट्रक्शन, नाविक सिस्टम की दूसरी पीढ़ी का श्रृंखला का हिस्सा ही है। ठीक है, नेविगेशन, एन से नेविगेशन सैटेलाइट, याद रखिएगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नाविक का सिस्टम की दूसरी पीढ़ी का श्रृंखला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने इसको लॉन्च किया है और रॉकेट सैटेलाइट को NVS-2 नाम दिया गया है। ठीक है, GSLV F-14 रॉकेट है जिससे गया हुआ लॉन्चिंग व्हीकल, और सैटेलाइट का नाम क्या है, NVS-2। ये पूछ सकता है, GSLV F-14 ये रॉकेट है और सैटेलाइट का नाम क्या है, NVS-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण से है, किस देश में एक कानून पारित कर वहां के पहाड़ माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व, लीगल पर्सनहुड का दर्जा दिया गया, और ये हुआ है न्यूजीलैंड में। ठीक है, जैसे गंगा को राष्ट्रीय मतलब पुरुष महिला की दर्जा दिया गया है, नागरिक का दर्जा दिया गया, उसी तरीके वहां पे पारित करके माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। अब गंगा भी क्या है, व्यक्ति के रूप में, अगर आप उसको पोल्यूशन करोगे या उसके कुछ नुकसान पहुंचाओगे तो यह अपराध के रूप में माना जाएगा। वैसे ही क्या है, न्यूजीलैंड में है। ठीक है, माउंट तारानाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया, तो वेटलैंड में शामिल किया गया इंदौर और उदयपुर को। ठीक है, इंदौर MP में है, उदयपुर राजस्थान में है। इसको वेटलैंड सिटीज के रूप में मान्यता प्राप्त दिया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो याद रखिएगा, ये पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं, कौन, इंदौर और उदयपुर। याद रहेगा, इंदौर और उदयपुर 2 शहर हैं जिनको वेटलैंड सिटी की मान्यता मिल चुकी है। भारत के कितने नए वेटलैंड को 31 जनवरी 2025 तक वैश्विक रामसर स्थल दर्जा में से संख्या बढ़कर 89 हो चुकी है। ठीक है, तो टोटल 4 थे, पहले 85 थे, अब 89 हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो चारों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, तमिलनाडु का है, सिक्किम का है, झारखंड का है, दुआ झील, और हाँ ये 4 है नाम। ठीक है, विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड किसे कहते हैं, जहाँ पे ऐसी भूमि जो नम भूमि होती है, जहाँ बारिश समय पानी जमा होता है, साथ ही क्षेत्र में पक्षियों की बड़ी संख्या पाई जाती है। ठीक है, भारत में ऐसे 89 जगह है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामसर स्थल क्यों कहते हैं, रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को रामसर भूमि समझौता हुआ था, और ये दुनिया के देशों ने इसमें सिग्नेचर में साइन किया था। जहाँ पे ऐसे भूमि होगी उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। रामसर संधि कहा जाता है, रामसर शहर में हुआ था इसलिए, और इस स्थल को बोलते हैं रामसर स्थल। कुछ लोग इस संधि को आर्द्रभूमि संधि या वेटलैंड कन्वेंशन मानते हैं। ये पूर्णतः बैठक हुआ था 71 में, लेकिन लागू हुआ था 75 में। ठीक है, ये औपचारिक नाम है इसका। अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 71 में हुआ था, 75 में लागू हुआ, और 82 में भारत ने लागू किया गया। और इस संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय है इसका। इससे ऊपर एक इस बार इस साल 2024 में एसे तक आ चुका है रामसर के स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे भारत का सबसे अधिक रामसर शहरों वाला राज्य कौन बन गया है 31 जनवरी 25 तक, और यह तमिलनाडु। ठीक है, शुरू से तमिलनाडु है, और यहाँ पे हो गए हैं 20 तमिलनाडु में। उसके बाद क्या है आपका यूपी। याद रखिए, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है, देन यूपी में है 10। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम की किस झील को वैश्विक रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो सिक्किम की झील का नाम है खेचोपलरी झील। सिक्किम में पूछ सकता है खेचोपलरी झील कहाँ है, तो सिक्किम में है।
ठीक है। झारखंड में कौन झील है जिसको शामिल किया गया है, जिसका नाम है उधवा झील, याद रखिएगा उधवा झील, ठीक है। झारखंड का पहला रामसर साइट है उधवा झील, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र, अगर कोई झारखंड देख रहे हैं तो आप इसको याद रख लीजिएगा, उधवा झील। संयुक्त राष्ट्र यूएन किस वर्ष को ग्लेशियरों का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ग्लेशियरों का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 है। वेनेजुएला ने अपनी हम्बोल्ट धारा, उसकी लास्ट ग्लेशियर थी, उसको खो दिया। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि यूएन के किस वर्ष को ग्लेशियर का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण वर्ष 2025, इस साल ग्लेशियरों का संरक्षण वर्ष देश है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी इस साल 2025, कौन कौन सा वर्ष पूछ सकता है, देखो इंपॉर्टेंट है। 2025 किन किन विषयों के लिए देश है ये? इस साल है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष, ठीक है, क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का वर्ष है इस साल, शांति और विश्वास का वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो ये इतने सारे इस साल का जो 2025 को दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी का वर्ष, शांति विश्वास का वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष, ये इतना 4 वर्ष को 25 को डिनोट किया गया है। योजना से क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने इंटरनेट सब सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ पेश किया, जो दुनिया का सबसे लंबी सब सी केबल समझ रहे हो, समुद्र के अंदर है, परियोजना बन जाएगी। तो ये कौन सा केबल बना है आपका? मेटा कंपनी ने इंटरनेट के सब सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ पेश किया गया, और ऐसा करने वाली ये परियोजना बन जाएगी, ठीक है, जो दुनिया की पहली कंपनी होगी। और कौन सी कंपनी है? मेटा कंपनी, आप जानते हो कि फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी है। केंद्रीय मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए खर्च के साथ स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, एसआईपी को वर्ष 2026 से जारी करने का पुनर्गठन की मंजूरी दी है? तो लगभग 8800 करोड़ खर्च करने के बाद ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो वर्तमान में क्या चल रहा है, 4.0 चल रहा है, PMKVY, ठीक है, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री NAPS और जन शिक्षण संस्थान JSS योजना, इसके 3 प्रमुख घटक है। तो कौशल विकास योजना के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पहला PM NAPS JSS, ठीक है, और PMKVY 4.0, ठीक है। स्किल इंडिया प्रोग्राम के 3 घटक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या कौन से नहीं है ऐसा पूछ सकता है, या मेंस में पूछ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन होता है। स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक साथ जुड़ गया और ये केंद्रीय योजना, याद रखिएगा। अब ये 3 प्रमुख घटक है, इसका नाम क्या है? कौशल भारत कार्यक्रम, स्किल इंडिया प्रोग्राम। योजनाओं का उद्देश्य क्या है? देख लीजिए यहाँ पे, नौकरी देना, प्रशिक्षण देना, रोजगार देना, ठीक, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना, व्यवसायिक शिक्षा देना, ठीक है, इन सारी चीजों में दिया गया है। ये सारे इसमें जारी किए गए हैं, और उसको जारी कौन करता है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तहत ये चल रहा है। लगभग 2.5 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं इसका अभी तक, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला AI टेक्नोलॉजी वाला विश्वविद्यालय किया जाएगा महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, इस महीने का। पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए AI यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र को AI के शिक्षा और नवाचार केंद्र बनाना, महाराष्ट्र को AI हब बनाना है। यह यूनिवर्सिटी AI और संबंधित क्षेत्रों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार, नीति निर्माण पर भी ध्यान देगी। भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ आयोजित किया, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है एम्स दिल्ली में, ठीक है। सृजनम प्लांट नाम दिया गया, इसका नाम क्या है? बायो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम दिया गया सृजनम, ठीक है। यह ऊर्जा गहन भस्मक का उपयोग करके बिना रक्त, मूत्र, थूक और प्रयोगशाला डिस्पोजल जैसे रोगजनक बायोमेडिकल कचरे को कीटाणु रहित करेगा, यानी कि दूर करेगा। तो ये सृजनम, इसका नाम दिया गया है सृजनम प्लांट, वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। अब ये दुर्गंध युक्त कचरे को सुगंध युक्त बदलेगा। 400 किलोग्राम की दैनिक क्षमता है इसकी। यह उपकरण पहले चरण में 10 किलोग्राम डिग्रेडेबल मेडिकेबल कचरे को संभालने में सक्षम है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, अमेरिका के बाद किस देश ने UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अमेरिका के बाद ये एक ऐसा कौन सा देश बन गया, चलिए देखते हैं। और ऐसा देश है इजराइल। इजराइल अब UNHRC से बाहर निकल गया है। किस देश ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग कर लिया गया है? तो अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया, हर बार ऐसे ही करता है वो, ठीक है, उसका आदत है। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग करने वाला राज्य कौन बन गया? अमेरिका। जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे? अब जर्मनी के नए चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रेडरिक मर्ज। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, अमेरिकी जांच एजेंसी का नाम क्या है? FBI, जैसे हमारा CBI है वहां पे FBI है। के डायरेक्टर का नाम बताइए जिन्होंने भागवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाया, शपथ लिया है। तो ऐसा है काश पटेल, काश भागवत गीता पर हाथ रख के मैं भी कसम खाता है FBI में, ठीक है, याद रखना।
काश पटेल FBI डायरेक्टर बन चुके हैं, जो भारतीय मूल के हैं और इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख कसम खाया है। नाम है काश पटेल, इंपॉर्टेंट है ये। यूक्रेन रूस युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और रूस ने पहली बैठक किस देश में की? किया है सऊदी अरब में। किस अफ्रीकी देश में गृह युद्ध के चलते फरवरी 2025 में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को वहां से तुरंत सुरक्षित निकालने की सलाह दी? और ऐसा हुआ है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में। ठीक है, गृह युद्ध चलते अपने नागरिकों को तुरंत निकलने की सलाह दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल मैप्स पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या रखने का आदेश दिया है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम चेंज कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल मैप्स पर गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम चेंज कर क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। सीरिया के अंतिम राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो सीरिया के अंतिम राष्ट्रपति बन चुके हैं अंतरिम, अंतरिम मतलब जो अभी तक बनने से पहले जो बनते हैं उसको बोलते हैं अंतरिम, अहमद अल शरा। अहमद अल शरा सीरिया के अंतिम राष्ट्रपति। इस साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। आते हैं हम लोग दिवस पे, इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। उत्पादकता दिवस है 12 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष याद रखिएगा 2025 में सहकारिता वर्ष है, क्वांटम का भी वर्ष है। उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है 12 से 18 फरवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को और 23 मार्च को शहीद दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। कैंसर दिवस 4 फरवरी को। क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, इंपॉर्टेंट है, सहकारिता और क्वांटम साइंस 2025। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 4 फरवरी। NGO दिवस 27 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है 28 फरवरी। इसका थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। चलिए, यहाँ आपका फरवरी का करंट अफेयर खत्म होता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपकी जानकारी के लिए मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप सभी इस PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम में जा करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अक्टूबर से अभी CGPSC प्री का एक नया टेस्ट शुरू होने वाला है। जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशन गोटूल कोचिंग क्लासेस का ऐप है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। अक्टूबर से ये लॉन्च होने वाला है CGPSC प्री का आपका टेस्ट सीरीज। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।